गुड मॉर्निंग भाई लोग। सो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि मोशन को हम ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको कि हम कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। हालांकि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें बॉडी की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम के साथ साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताता है। लेकिन दोनों से जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे अपने इस पोजीशन टाइम ग्राफ की। सो पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे नाम से ही क्लियर है, ये हमें किसी बॉडी की पोजीशन को सिग्निफाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उससे हमको दो चीजें मिलती हैं कि एक्सटी ग्राफ गिव्स क्या, सबसे पहले तो इंस्टैंटेनियस पोजीशन। किसी बॉडी की इंस्टैंटेनियस पोजीशन क्या है, किसी भी गिवन टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है, ये हमको बॉडी के पोजीशन टाइम ग्राफ से पता चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को पूछा गया कि t1 टाइम पे बताओ बॉडी की पोजीशन क्या है, तो हम ये देखेंगे कि t1 टाइम पे जो ग्राफ है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है। तो ये हमारी इंस्टैंटेनियस पोजीशन आ गई एट t1 टाइम। इसी तरीके से किसी t2 टाइम पे अगर हमें पोजीशन बतानी हो तो सेम उसी तरीके से हम बॉडी का पोजीशन कोऑर्डिनेट देखेंगे कि वो कितना है। सो पहली चीज कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमको बॉडी की इंस्टैंटेनियस पोजीशन बताती है। सेकंड थिंग इज कि द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, इस एक्सटी ग्राफ की स्लोप सबको मालूम है क्या होता है, ठीक है? नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 2 मिनट को बताता हूं। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होगी ये बराबर होती है बॉडी के वेलोसिटी की, ठीक? अब जिनको बच्चों को मालूम नहीं है कि भाई ये स्लोप क्या होता है, तो पहले एक बार समझ लीजिए। स्लोप का मतलब होता है द चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मतलब जो भी ग्राफ प्लॉट हुआ है उसके y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, इन दोनों के चेंजेस का जो रेशियो होता है इसको कहते हैं स्लोप, जिसको हम dy by dx से भी डिनोट करते हैं। एंड इट इज आल्सो रिटन एज tan थीटा। जहां पे थीटा क्या हुआ, जहां पे थीटा होता है वो एंगल जो कि कोई भी ग्राफ, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ बनाती है। तो ये आपका स्लोप होता है। और यही जो स्लोप अगर xt ग्राफ के लिए निकाली जाए, यही स्लोप अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए निकाली जाए, तो यही स्लोप बराबर होती है किसके, वेलोसिटी के बराबर होती है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है? तो एक बार दोबारा देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला पार्ट इसमें हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे मैंने समझाया बॉडी की पोजीशन को टाइम के साथ रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन कैसे चेंज होगी ये हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बताएगा। सो पोजीशन टाइम ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं, पहला इंस्टैंटेनियस पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी। ठीक है जी? पहले फटाफट इसको नोट करें जरा, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी है, इसको नोट करेंगे।
हाँ जी, हो गया। चलो एक चीज पे गौर करो, मैंने कहा कि यहां पे एक्सटी ग्राफ की स्लोप जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। अब बच्चा एक सवाल पूछ सकता है कि सर हमने तो वेलोसिटी कई सारी तरह की पढ़ी है, अगर बहुत ही ब्रॉड वे में समझी जाए तो हमने वेलोसिटी दो तरह की पढ़ी है। इसमें एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चा पूछेगा कि सर यहां पे हमें कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज या इंस्टैंटेनियस। ठीक है, सवाल अच्छा है, तो गौर करेंगे जरा कि यहां पे हमें स्लोप निकालने पे एवरेज वेलोसिटी मिलेगी या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये है कोई टाइम t1। अब इस t1 टाइम पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस t1 टाइम पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, so the slope of tangent on xt graph, slope of tangent on क्या, xt ग्राफ। अगर हम इस xt ग्राफ के टेंजेंट पे, xt ग्राफ पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा उसके हम स्लोप निकालेंगे, तो ये स्लोप बराबर होती है हमारी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है, समझना कोई मुश्किल नहीं है, समझो कैसे। टेंजेंट हमेशा कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। सो जैसे ये टेंजेंट है, ये कर्व को इस गिवन पॉइंट पे टच कर रहा है, इस गिवन पॉइंट पे टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। सो पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे, सो ये वेलोसिटी कहलाती है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो दिमाग में डाल दीजिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे जब भी टेंजेंट बनाओगे, जहां पे भी टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट की स्लोप इज इक्वल्स टू क्या, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम कोई दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं, कोई दो टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक टाइम हमने लिया ये t1 और एक टाइम हमने ले लिया ये t2। कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे मान लीजिए हमने दो टाइम ले लिए t1 और t2, मतलब एक टाइम रेंज ले ली। अब इन दोनों पे एक गिवन टेंजेंट तो नहीं बन सकता, मतलब एक ही टेंजेंट इन दोनों से नहीं जा सकता। तो यहां पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट से क्रॉस करे। ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जिनके पास मैथ्स रही उनको पढ़ा होगा। टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो कर्व को सिर्फ टच करके जाती है, एक पॉइंट पे कट करके जाती है, जबकि सीकेंट उसको बोलते हैं जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो जो सीकेंट है, अगर हम इस सीकेंट का स्लोप निकालेंगे, अगर हम इस सीकेंट का स्लोप निकालेंगे, सो द स्लोप ऑफ सीकेंट ऑन xt ग्राफ is equals to the average velocity, is equals to the average velocity। ठीक है, तो दिमाग में डालिए, भूलने वाली बात नहीं है। बच्चे ने मेरे से एक सवाल करा था कि सर जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप कौन सी वेलोसिटी है, क्या वो एवरेज वेलोसिटी है या वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की स्लोप है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और अगर सीकेंट ड्रॉ करेंगे तो सीकेंट की स्लोप है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करेंगे फटाफट।
हाँ जी, कंप्लीट, ठीक। इसके बाद सेकंड ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विच इज नोन एज द वीटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की ही तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी की वेलोसिटी और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है। सो बेसिकली जो वीटी ग्राफ है उससे हमें तीन चीजें मिलती है। पहला कि वीटी ग्राफ हमको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बताता है किसी भी बॉडी। मान लीजिए कि एक वीटी ग्राफ है, सैंपल वीटी ग्राफ है। सो किसी भी गिवन टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी है ये हमको पता चलती है बाय द हेल्प ऑफ वीटी ग्राफ। दूसरा, the slope of VT graph is equal to acceleration, कि VT ग्राफ की जो स्लोप होगी ये बराबर होती है एक्सेलरेशन के। अब इसी पॉइंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो, सबसे पहला कि अगर किसी VT ग्राफ पे हम किसी गिवन टाइम पे टेंजेंट बनाते हैं, किसी गिवन टाइम पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होती है इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के। तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है ये बराबर होती है इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर हम दो अलग अलग टाइम के लिए एक सीकेंड ड्रॉ करते हैं, एक टाइम ले लीजिए सीकेंड ड्रॉ करते हैं, तो जो सीकेंड की स्लोप होगी ये बराबर होती है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन के। तो सीकेंड की जो स्लोप है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है, जबकि जो टेंजेंट की स्लोप है वो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन के बराबर है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही चीज है जो हमने पढ़ी थी किसमें, इससे पहले वाले पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है जो कि हमें वीटी ग्राफ में पता चलती है। वो क्या कि वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ that is equal to the displacement covered, that is equal to the displacement covered। बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वीटी ग्राफ के अंदर का जो टोटल एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के बारे में बताता है। सो ऊपर के जो दो पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे ही हैं, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है। पर जो तीसरा पॉइंट है ये अलग है। ऐसा एरिया हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं निकालते हैं। ऐसा एरिया हम सिर्फ किसमें निकालते हैं, वीटी ग्राफ। तो पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको दो छोटी छोटी टिप्स दूंगा ऐसे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, कि अगर इनके अलावा कोई और ग्राफ एग्जाम में पूछा जाए तो उनको हम स्लोप और उनके एरिया क्या बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट करें।
हाँ भाई हो गया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात सुनिए। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको वीटी ग्राफ ना देके, एक्सटी ग्राफ ना देके कोई ऐसा ग्राफ दे दिया गया जो आपने अब तक पढ़ा ही नहीं है ना, कोई अनयूजुअल ग्राफ दे दिया और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, या इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक बार ध्यान देते हैं। तो स्लोप का तो मैं तुम्हें बता ही रखा है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहां से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि वो स्लोप क्या है ना, यहां से कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब रही बात एरिया अंडर ग्राफ की, तो एरिया अंडर ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है। एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में जो कुछ है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, x कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट में जो भी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली अगर कहूं तो डायरेक्टली तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट और चेंज इन y कोऑर्डिनेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमको गिवन है एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग ज्यादातर केस में स्टडी नहीं करते हैं, है ना। पर हमसे पूछ लिया गया कि भाई इसके अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। सो एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या, ध्यान देंगे, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या, देखो। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज a इंटू टी। तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट को। सो एरिया इंटू टाइम, नाउ एरिया इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वहां पे आपको फंसाने के लिए कई ऑप्शन दे सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन में स्पीड भी लिखा होगा, वहां पे एक ऑप्शन में वेलोसिटी भी लिखा होगा, शायद हो सकता है एक ऑप्शन में चेंज इन वेलोसिटी भी लिखा होगा। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम अगर आप डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन स्पीड, वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी सबसे मैच करता है। बट एक्चुअली में एक्सेलरेशन इनटू टाइम चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इस तरह का ग्राफ अगर अपने को दे दिया जाए, ठीक है, अनयूजुअल ग्राफ है, हम कभी पढ़ते नहीं है, तो ध्यान रखिए एरिया निकालने के लिए आपसे उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो क्या चीज आ रही है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लाइक हमको दे दिया फोर्स टाइम ग्राफ। वैसे ये ग्राफ पढ़ा जाता है पर अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए हमें फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया और हमसे पूछा गया कि भाई इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस फोर्स टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो स्लोप होती है दैट इज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। अच्छा, फोर्स अपॉन टाइम का कोई फॉर्मूला बनता है, सोचो पहले जरा, क्या फोर्स अपॉन टाइम कोई फॉर्मूला बनता है, बताइए। फोर्स अपॉन टाइम से क्या कोई रिलेशनशिप बनती है, नहीं, फोर्स अपॉन टाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं बनती है। लेकिन अगर हम इसको डायमेंशनली निकालें, mlt-2 डिवाइडेड बाय t, ठीक है जी, तो mlt-3 ये हमारे पास आंसर आता है। अब अपने पास वहां पे जो भी चार ऑप्शन गिवन होंगे तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि ये बेसिकली किसके बराबर होगा। मान लीजिए वहां पे कोई ऑप्शन हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑप्शन वर्क हुआ, तो वर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2,
तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए वर्क अपॉन टाइम हुआ ऑप्शन, तो वर्क अपॉन टाइम यानी पावर ये होता है ml2 t-3, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है जी। और मान लीजिए ऑप्शन हुआ वर्क पर यूनिट लेंथ। अब इसका अगर हम डायमेंशन निकालें तो ml2 t-2 इंटू l, तो ये क्या बना, ये बना आपका ml-t-2, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ है ना। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, मान लीजिए कि वर्क इंटू टाइम, सॉरी वर्क इंटू लेंथ इंटू टाइम करके कोई ऑप्शन हुआ मान लो, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चन अब आने लगे हैं बेसिकली। तो जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो ये बनता है ml-t-3, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, स्लोप और एरिया अगर किसी अनयूजुअल ग्राफ में निकालना हो तो तरीका ये सेम ही रहेगा। स्लोप के लिए आप डेल्टा बार बाय डेल्टा x करेंगे और एरिया के लिए x इंटू वाई करेंगे। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। होप आपने सारे असाइनमेंट्स अपने कर लिए होंगे। और अगर किसी भी असाइनमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी रिलेटेड क्वेरी है, जो भी आपका वहाँ पे चैट ग्रुप बना होगा, जो भी चैट बॉक्स बना होगा, आप अपनी रिलेटेड क्वेरीज जो है वहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। सो जितना भी हो सकेगा, जितना एज यूजुअल, एज सुन एज पॉसिबल हम उसको आंसर करेंगे, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जरा इसमें कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, खास करके ये एरिया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड द acceleration in each stage, acceleration in each stage and total displacement and distance covered। सो आपको बताना है क्या, आपको हर एक स्टेज का एक्सेलरेशन बताना है, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है। किसका बताना है, लेकिन इस ग्राफ का बताना है। ये 0, ये 2, ये 6, 7, 7, ये 9, ये 10। तो ये वेलोसिटी होगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड में, और ये वेलोसिटी होगी हमारे -10, ये भी मीटर पर सेकंड में नीचे में, ठीक है जी। टाइम हमारा है एज यूजुअल सेकंड में। चलो भाई
ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है हर एक स्टेज का। अच्छा यहाँ पे स्टेज कितनी है वो देखो पहले। एक स्टेज है 0 से 2 सेकंड तक, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। दूसरी स्टेज है 2 से 6 सेकंड तक। तीसरी स्टेज है आपकी 6 से लेके 9 सेकंड्स तक, और नहीं, हाँ तीसरी स्टेज आपकी 6 से 7 सेकंड तक है, और चौथी स्टेज जो है 7 से 9 तक है। ये डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है पूरी वो। और अगली स्टेज जो है वो 9 सेकंड से 10 सेकंड तक है, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। क्योंकि देखो भाई हम अब 11th क्लास वाले हम तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, स्कूल लेवल से थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, तो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से 2 सेकंड्स तक, 0 से 2 सेकंड्स तक देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। 20 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, 20 माइनस 0 वेलोसिटी, 2 माइनस 0 ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 2 से 6 सेकंड तक, 2 से 6 सेकंड तक देखो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। 2 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना 0। फिर देखो 6 से 7 सेकंड तक चेंज इन वेलोसिटी कितना 0 माइनस 20, और टाइम में चेंज हो गया वो 7 माइनस 6, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 7 से 9 तक, मैंने कहा था ना कि 7 से 9 वाली स्टेज अलग है। कैसे अलग है? 7 से 9 सेकंड तक एक्सेलरेशन निकालेंगे तो -10 फाइनल वेलोसिटी, -0 इनिशियल वेलोसिटी, 9 माइनस 7 इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। और 9 से लेके 10 सेकंड्स तक देखिए तो एक्सेलरेशन में होगा चेंज इन वेलोसिटी कितना 0 माइनस माइनस 10, 0 माइनस माइनस 10, 10 माइनस 9 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो 10, 0 माइनस 20 माइनस 5, 10, ये आपके एक्सेलरेशन हो गए डिफरेंट स्टेजेस के। अच्छा अब इसके बाद इसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो ध्यान से, इसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही यहां पे पूछे, तो दोनों कैसे निकालेंगे? एक चीज का गौर करें कि यहां पे बीटी ग्राफ पॉजिटिव में भी बना है और नेगेटिव में भी बना है। इसका मतलब यह है कि बॉडी की वेलोसिटी कुछ वक्त तक पॉजिटिव है और उसके बाद कुछ वक्त तक नेगेटिव वेलोसिटी है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर कुछ वक्त के बाद नेगेटिव हो गई है, तो इसका साफ सीधा मतलब यह है कि पहले बॉडी जब पॉजिटिव वेलोसिटी थी तो आगे जा रही थी, और जब नेगेटिव वेलोसिटी हो गई तो बॉडी पीछे जा रही है। तुम समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा? पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है एक डायरेक्शन में जाना, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन चेंज करके वापस आना। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकलेंगे और दोनों अलग अलग निकलेंगे। और तरीका देखिए, तरीका क्या होता है इसका। ऐसे केसेस में अगर कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों एरिया को माइनस करेंगे, ऊपर वाले एरिया को और नीचे वाले एरिया को हम माइनस करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर के एरिया को आप प्लस ले लो, नीचे के एरिया को माइनस ले लो और आपस में जोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों एरिया आपस में माइनस हो जाएंगे। जबकि डिस्टेंस निकालते हुए हम इन दोनों एरिया को प्लस करेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। डिस्टेंस प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी अगर आगे जाके पीछे मुड़ भी जाती है तो भी उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर वही बॉडी आगे जाके पीछे मुड़ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए इस एरिया कवर्ड को और इस एरिया कवर्ड को माइनस करा, क्योंकि ये एरिया कवर्ड आगे का डिस्टेंस है, ये एरिया कवर्ड पीछे का डिस्टेंस है, सो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसलिए a माइनस a1 माइनस a2 लिखा जाएगा, जबकि डिस्टेंस में इसको a1 प्लस a2 लिखा जाएगा। ठीक है जी, दोनों एरिया में अलग से निकाल देता हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। पहला a1 एरिया जो है वो इसका एरिया है, ये हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड, 0 से 7 तक एक पैरेलल साइड और 2 से लेके 6 तक एक और पैरेलल साइड, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया 11, 220, 110 मीटर हो गया। इसी तरह सेकंड एरिया निकालेंगे। सेकंड एरिया एक छोटा सा ट्रायंगल का एरिया है, इसका एरिया होगा हाफ, बेस यानी कि 3 और हाइट यानी कि 10। माइनस साइन को फिलहाल हटा के चले, माइनस साइन मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो 10 हो गए 30 और ये हो गया 15। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, 110 माइनस 15, सो दैट मींस 95 मीटर। जबकि डिस्टेंस निकालते हैं हम दोनों को प्लस करेंगे, सो दैट इज 125 मीटर। तो 110 मीटर पहले बॉडी आगे चली थी और 15 मीटर फिर पीछे मुड़ गई है। तो मुड़ गई तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस तो ऐड हो गई होगा, पर डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको निपटा कर ले। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हें भी करने के लिए दिया जाएगा। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए अब एक सवाल इसमें आपके लिए होगा। क्वेश्चन इतना रखते हैं कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन से कितना ही रखते हैं, एक्सेलरेशन रहती थी इस बार। ठीक है, 0, 6, 7, 10, 15, 10, -20 मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी, टाइम सेकंड्स में। ठीक है जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस निकालना। हिंट आपके लिए ये रहेगी कि इसमें जो नीचे वाला एरिया है उसे माइनस मिले आप, तो ये A1 माइनस A2 प्लस A3 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए, जबकि डिस्टेंस में आपको तीनों को ऐड करना है। ठीक है जी, तो समय है आपके पास 1.5 मिनट का, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
हाँ जी, हुआ सब कुछ निकाला तुमने एरिया? A1, A2, A3 सिंपल सा यार, रेक्टेंगल एरिया तो निकालने हैं। पहला एरिया आया आपका 90 मीटर में, दूसरा एरिया A2 आया आपका 20 और तीसरा एरिया आया आपका 30, 90, 20, 30। सही है भाई। अब अगर डिस्टेंस निकालने को बोला है, सो डिस्टेंस में तीनों एरिया को सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, तो 90 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है जी, 90 प्लस 20 प्लस 30 तो कितना हो जाता? 110, 140 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट में A1 माइनस A2 प्लस A3, क्योंकि बॉडी पहले कुछ डिस्टेंस आगे गई, फिर पीछे मुड़ गई, फिर वापस आगे चली गई। तो पहले आगे गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, पीछे गई, डिस्प्लेसमेंट घटा, फिर आगे गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। तो ये हो गया 90 माइनस 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो डिस्टेंस तो 140 मीटर हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 100 मीटर। हाँ जी, हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, ध्यान सुनिए। जो ग्रेविटी के अंदर मोशन होता है, चाहे हम बॉडी को ऊपर फेंकें या बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करें या ऊपर से नीचे फेंकें, तो ये मोशन एक तरह का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होती है। g इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सम टाइम हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रिकॉर्ड करें। तो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना। लेकिन अब इसमें बच्चा एक क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन ये कर सकता है कि सर हमने तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, हाइट के ऊपर जाने पे g घटता है ना। तो भाई जो मैंने पढ़ा था वो सही पढ़ा था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं उसे। लेकिन जो जी में वेरिएशन आती है, जो एप्रिशिएबल वेरिएशन आती है जी में, वो बहुत ज्यादा हाइट पे आती है। मतलब कम से कम आप ये मान लो कि 10-12 किलोमीटर के बाद आपको जी में कोई एप्रिशिएबल चेंज डिटेक्ट होना शुरू होगा। जबकि यहां पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहां पे जितनी हाइट की हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत बड़ी हाइट नहीं है। भाई आप इसको ऐसे सोचो कि कोई ताकतवर से ताकतवर बच्चा हो, है ना, कोई ताकतवर से ताकतवर बच्चा हो, भाई कितनी ऊंचा बॉल उछाल सकता है? एक बॉल को हाथ में लिया, ऊपर फेंका है, मैं कह रहा हूं कितना ऊपर फेंक सकता है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ये मैं बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस बोल रहा हूं। 300 मीटर तक बॉल फेंकना आसान नहीं होता है। तो जनरली हम इतनी हाइट्स को ही रिगाइड करते हैं यहाँ पे।
और 100, 200, 300, 400, 500 मीटर में तो जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये रिगार्ड करके चलेंगे कि हमारा जो जी है, जो स्मॉल जी है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट रहेगा। और स्मॉल जी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम इस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन रिगार्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशंस को लिखने का तरीका, बचपन में इसमें आपने लिखने के कई तरीके देखे होंगे, बट मैं इसमें डायरेक्शंस को रिगार्ड करके चलूंगा हमेशा। सो एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं, कि यहां से हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं विद u वेलोसिटी, और ये बॉडी ऊपर जा रही है, किसी भी हाइट तक जा सकती है, किसी भी हाइट तक जा सकती है। अब एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा, तो इसलिए आप इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और जो एक्सेलरेशन है उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क है। यहां पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन का अपोजिट है। आपने इनिशियल वेलोसिटी को ऊपर माना है, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो भाई फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। अगर आप u की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते तो a की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते, है ना। सिर्फ आपका डायरेक्शन का ज्ञान चलेगा इसमें, और कुछ नहीं चलेगा। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी में पॉजिटिव ले रहा हूं, हाइट भी मैं ऊपर जाते हुए मेजर कर रहा हूं ग्राउंड से, तो इसको भी मैं पॉजिटिव ही ट्रीट करूंगा, बट एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव ट्रीट करूंगा। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस काम करेंगी, जिसमें पहली इक्वेशन हमारी होती थी v इक्वल टू u प्लस at। नाउ क्योंकि a बराबर है किसके, माइनस g के, सो दिस इक्वेशन बिकम v इक्वल टू u माइनस gt। द सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाकी सब तो ठीक है, एक्सेलरेशन एक तो माइनस g में, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर ये बन जाएगा। और दूसरी बात कि डिस्टेंस यहां पे हम हाइट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह में हाइट ले रहे हैं, तो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह तीसरी इक्वेशन जो कि v स्क्वायर प्लस u इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होनी चाहिए थी, ये बन जाती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इक्वेशन ये हमारी बन जाती है hnf इक्वल टू u माइनस g/2 ब्रैकेट 2n माइनस। सो ये हमारी चार इक्वेशन बन जाती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है जी, चलिए इसको उतारेंगे। हाँ जी, हो गया, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, क्या कर रहे हो। चलिए इसमें छोटे से चीज देख लेते हैं हम, बाकी कल से हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल से करेंगे।
पर फिलहाल अभी आप दो बातें इसमें समझ लीजिए। पहली चीज कि जब कभी हम किसी बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियल स्पीड के साथ और ये मान के चलें कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो उस हालात में ये बॉडी किसी हाइट तक जाके वापस जब नीचे गिरेगी तो ग्राउंड को टच करते समय इसकी वही रफ्तार होगी जिस रफ्तार से आपने इसको फेंका था, है ना। तो पहली चीज यहां पे ये हो जाएगी कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हिटिंग ग्राउंड। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। शर्त यह है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब इसी पॉइंट से आप दो चीजें और निकालिए कि टोटल चेंज इन स्पीड, बॉडी की टोटल स्पीड में चेंज कितना आएगा? तो फाइनल स्पीड भी u थी, इनिशियल स्पीड भी u थी, टोटल चेंज कितना आ जाएगा? 0। बॉडी की टोटल स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हमसे पूछा गया कि भाई व्हाट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आएगा, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों की दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। सो अगर आप किसी एक वेलोसिटी को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, दूसरी वेलोसिटी को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी -u है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी +u है, सो द चेंज इन वेलोसिटी इज -2u। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज 2u भी बोल सकते हो, -2u भी बोल सकते हो। माइनस साइन से यहां पे बताएगा डायरेक्शन को कि चेंज इन वेलोसिटी किधर की तरफ हुआ है? नीचे की तरफ, है ना। एक पॉइंट और है कि इस दौरान जितना समय इस बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इस बॉडी को वापस नीचे आने में भी लगेगा। सो द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डिसेंट। जितने टाइम में बॉडी नीचे गिरेगी उतने ही टाइम में बॉडी ऊपर चढ़ेगी। तो मान लीजिए मैंने बॉल को फेंका और बॉल ठीक 6 सेकंड बाद मेरे हाथ में आ गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टाइम पे होगी? आधे टाइम, यानी कि 3 सेकंड पे होगी। सही है जी। तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो 0 होगी बट एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी एक्सीलरेटिंग होगी, भले वो रेस्ट पे होगी बट इट इज स्टिल एक्सीलरेटिंग। तो इस पूरे मोशन के दौरान एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां कभी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। 0 वेलोसिटी हो जाएगी, 0 स्पीड हो जाएगी कहां पे? हाईएस्ट पॉइंट पे, बट एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है जी। तो आप फिलहाल इसको नोट करें। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।